वो घुटनों में मुंह दिए बिल्कुल खामोश बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा हो। उस मासूम लड़की ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किलों में आ जाएगी। वो तो हमेशा दोस्तों के लिए खड़ी होने वाली थी, मगर आज एक दोस्त की वजह से ही उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। वो जानती थी कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। एक पूरी रात और पूरा दिन बीत चुका था और वो उसी अंधेरे कमरे में पड़ी हुई थी। वो जानती थी सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर वो घर जाएगी तो उसके माँ बाप उसे नहीं अपनाएंगे, बल्कि उसे ठुकरा देंगे। अगर वो अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश भी करेगी तब भी उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जो लड़की पूरा दिन और पूरी रात गुजार कर आई हो, उसकी इज्जत होते हुए भी इज्जत नहीं रह पाती। यही बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। कुछ देर और बीत चुकी थी जब कमरे का दरवाजा चरमराती आवाज के साथ खुला। उसने तुरंत अपने पैर समेट लिए। एक पल लगा और पूरा कमरा रोशनी से नहा चुका था। उसने अभी तक अपना सिर नहीं उठाया था, लेकिन उसे अपने पास जूतों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो जानती थी कि अभी इस वक्त उसके पास कौन आया है, और जो आया था वो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। अचानक ही कमरे में एक भारी गहरी आवाज गूंजी। ये नतीजा निकलता है समीर शाह के साथ बदतमीजी करने का। कहा था ना कि मैंने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। न तुम जिंदा लोगों में गिनी जाओगी और ना ही मुर्दों में। उसकी आवाज मीनल के कानों में गरम गरम शीशा उंडेल रही थी और उसका दिल जख्मी हो रहा था। लेकिन वो मजबूर थी कि वो उस घटिया इंसान की आवाज़ सुन रही थी। उसने सब्र से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। वो जानती थी कि सामने खड़ा शख्स कौन है। वही बेदर्द इंसान है जिसने उसकी दुनिया उजाड़ कर रख दी थी। अचानक ही समीर ने उसके खूबसूरत घने बालों को अपनी मुट्ठी में लिया और झटके से उसका सिर उसके घुटनों से ऊपर उठाया। उसकी पहली नज़र समीर के चमचमाते जूतों पर पड़ी थी और फिर उसने समीर शाह का खूबसूरत चेहरा देखा, जहां एक दिलकश तंजिया मुस्कान थी। लेकिन मीनल को ये मुस्कान जहर लग रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा घिनौना महसूस हो रहा था। मीनल की आंखों में अपने लिए नफरत और गुस्सा देखकर समीर का खून गुस्से के मारे फिर से खौल उठा था। बिना कुछ सोचे समझे समीर ने एक थप्पड़ मासूम सी मीनल के चेहरे पर रख दिया। वो उसकी ताकत सहन न कर पाई और उसी पल जमीन पर गिर पड़ी। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ चुका था। उसे कलाई से पकड़कर एक झटके से उठाकर अपने सामने किया। उसके सफ़ेद दूधिया चेहरे पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कोई इंसान होता तो शायद पिघल जाता, लेकिन वो समीर शाह था। उसके सीने में दिल नहीं बल्कि एक पत्थर था जिस पर किसी के एहसास का कोई असर नहीं होता था। वो सिर्फ अपनी अना, अपने घमंड में चूर रहता था। एक हाथ से उसके हाथ को थामे तो दूसरे हाथ से उसके हाथ को धीरे धीरे सहलाते हुए वो अजीब से अंदाज में बोल रहा था, इसी हाथ से तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था ना? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा इस थप्पड़ का अंजाम क्या होता है। ये कहते कहते उसने मीनल के कांपते हाथ पर अपने दहकते होंठ रख दिए थे और मीनल को ऐसा लगा जैसे उसे करंट लगा हो। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई थीं। पूरा वजूद कांपने लगा था। उसे ये तो अच्छे से अंदाजा हो गया था कि समीर उसे यहाँ लेकर आया है तो जरूर उससे अपने थप्पड़ का, अपनी इंसल्ट का बदला लेगा। लेकिन इस तरह आते ही जो इरादे उसने समीर की आंखों में देखे थे, उसका दिल कांप उठा था। उसने तुरंत ही अपना हाथ खींच लिया और डर से सिमट कर बैठ गई, जबकि समीर एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। वो उसके सामने अब पालती मारकर बैठ चुका था। वो डर से सिमटकर दीवार से जा लगी। उसने दोबारा से मीनल का हाथ अपने हाथों में लिया। बहुत अकड़ है ना तुम्हारे अंदर? हालांकि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम अभी इस वक्त मेरे रहमो करम पर हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बचने की कोई राह तुम्हारे पास है? फिर क्यों बेकार में हाथ पैर चला रही हो? वैसे एक बात बता दूं जो तुम्हारे फायदे की है, और वो ये कि अपने दिल से ये वहम निकाल दो कि मैं तुम जैसी मामूली लड़की के करीब आऊँगा। तुम्हारे करीब आना, तुम्हारे साथ रात गुजारना तो बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें छूना और देखना तक पसंद नहीं करता। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि समीर शाह की संगत में आ सको। कहते कहते उसने जोर से मीनल की कलाई मोड़ दी थी। वो दर्द के मारे सिसक उठी। आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे। उसे अपने किए पर पहली बार पछतावा हुआ था। भगवान के लिए समीर, मुझे माफ़ कर दो। मेरी ही गलती है। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ और तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं पूरी यूनिवर्सिटी के सामने भी तुमसे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। आंखों के आंसू अपनी हथेलियों से साफ करती वो बेबसी से समीर को किसी तरह मौम करने की कोशिश कर रही थी, जबकि समीर ने एक जोरदार कहकहा लगाया था। वो मीनल को देखते हुए बोला, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा न किया
तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा वो बेचारा सा बाप भी। समीर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और उसकी बात का मतलब समझकर मीनल ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। समीर ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी फैमिली तुम्हें बहुत बुरा भला कह रही है, खासकर तुम्हारा वो भाई जिसकी वजह से तुम इतनी अकड़ती फिरती थी। उसी ने पुलिस से कहा है कि तुम अगवा नहीं बल्कि अपने किसी आशिक के साथ भाग गई हो। हाँ, मैंने तो यही सुना है, वो सोचने का नाटक करते हुए बोला, जबकि मीनल तड़प कर समीर को देखने लगी। इस वक्त समीर उसे कोई क्रूर राजा लग रहा था। समीर ने अपनी सिगरेट निकाली, एक गहरा कश लिया और उस हसीन सी लड़की को देखा जिसने 2 दिन पहले पूरी यूनिवर्सिटी के सामने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था और थप्पड़ के साथ साथ उसके मुंह पर थूक भी दिया था। बस एक गलतफहमी की वजह से उसे बेइज्जत किया था, और भला वो ऐसी लड़की को कैसे माफ कर सकता था। खड़ी हो जाओ, अब तुम्हारे चलने का वक्त हो गया है। मेरा मकसद तुम्हें एक दिन और एक पूरी रात घर से गायब करने के बाद वैसे ही पूरा हो चुका है, लेकिन 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी में सबके सामने तुम मेरे कदमों में बैठोगी और मुझसे माफ़ी मांगोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वादा करता हूँ, जो मैंने अभी नहीं किया वो बाद में करने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करूँगा। ये कहते ही उसने मीनल का बाजू कसकर पकड़ लिया और खींचते हुए बाहर ले गया। पोर्च में खड़ी गाड़ी की ओर धकेलते हुए गाड़ी के अंदर मौजूद अपने खास ड्राइवर से बोला, जाओ इसे इसके घर के पास छोड़कर आओ। अगर ज़्यादा बकवास करे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या करना है, आगे तुम खुद समझदार हो। इस वक्त समीर शाह की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो रही थीं। अपनी बात कहकर वो बिना रुके अपने मेंशन के अंदर चला गया था। मीनल ने आंसू भरी निगाहों से समीर की पीठ को देखा, फिर अपने आंसू पोंछे और गाड़ी में बैठ गई। 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया पिया था। भूखी प्यासी वो बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। उसने तुरंत अपना दुपट्टा अपने चारों ओर लपेट लिया। उसे अपनी फैमिली और अभी पूरी दुनिया का सामना करना था। उसे सबको अपनी बेगुनाही का सबूत देना था। वो जानती थी कि अब उस पर बहुत सी उंगलियां उठेंगी, लोग उसे गलत ठहराएंगे, लेकिन उसे भरोसा था उसके पापा उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भले ही वे एक मामूली इंसान थे, लेकिन मीनल के लिए उसके पापा ही उसकी पूरी दुनिया थे। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। वो बाहर देखती हुई आंखों के आंसू पोंछती हुई अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जब वो अपनी फैमिली से मिले तो वे उसे अपनाने से मना न करें, बल्कि उसे गले से लगा लें, उसके टूटे दिल को समेट लें, उसके जख्मों पर मरहम रख दें। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक झटके से उसके मोहल्ले के पास रुकी। ड्राइवर ने हमदर्दी भरी नज़र से उसकी ओर देखा और बहुत ही नरमी से कहा, बहन आप जाइए, मेरा दिल आपके आंसू देखकर खुद ही अंदर अंदर रो रहा है। आपको देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई। मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका आगे का सफ़र आसान हो जाए, लेकिन एक सलाह ज़रूर दूंगा, कभी भी इन अमीर लोगों से मत उलझना। ये इंसान नहीं बल्कि पत्थर दिल जल्लाद होते हैं। इनके सीनों में गरीबों के लिए कोई हमदर्दी, कोई एहसास नहीं होते। ड्राइवर ने बहुत ही नरमी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मीनल को बाहर आने के लिए कहा था। मीनल ने आंसू भरी निगाहों से ड्राइवर को देखा और सिर हिलाकर गाड़ी से नीचे उतर गई। वो उस ड्राइवर से क्या कहती कि अब कोई प्रार्थना, कोई हमदर्दी उसे इस दुनिया में रुस्वा होने से बचा नहीं सकती थी। उसका हर कदम लड़खड़ा रहा था। जैसे ही वो नीचे उतरी, कई लोगों ने उसे पहचान लिया था। उसने अपने चेहरे पर दुपट्टा रखा हुआ था। वो एक गरीब परिवार से थी और स्कॉलरशिप पर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। बोझल कदमों से वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंची। दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। उसने एक गहरी सांस ली, आंखों के आंसू पोंछे और दरवाजे पर दस्तक दी। पहली ही दस्तक पर दरवाज़ा खुल गया। सामने उसकी भाभी खड़ी थी। उसे देखते ही मीनल की आंखों में आंसू आ गए और वो बेसाख्ता उनकी बाहों में समा गई। वो अपनी जान से प्यारी भाभी सबेरा से लिपटकर हिचकियां ले लेकर रो रही थी। सबेरा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अंदर आओ मीनल, इस तरह दरवाजे पर खड़े होकर खुद का तमाशा मत बनवाओ। वो घबरा गई और उसे जल्दी से अंदर ले आई, क्योंकि बाहर गली में भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। अचानक किसी लड़की का गायब हो जाना, फिर पुलिस का दरवाजे पर आना, ये सब मोहल्ले में बड़ी बदनामी की बात बन चुकी थी। उसके बड़े भाई बिहान ने तो गली में सबके सामने उस पर इल्ज़ाम भी लगा दिया था कि वो किसी आशिक के साथ भाग गई है। जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसके पापा, भाई बिहान और उसकी माँ शारदा जी भी बाहर आ गई थी। मीनल अभी तक सबेरा से लिपट कर रो रही थी। जब उसने अपने पापा की कांपती आवाज़ सुनी, मेरी बच्ची, मेरी मीनल,
उसने सिर उठाया तो देखा उसके पापा उसके सामने खड़े थे। वो बिना सोचे समझे उनकी ओर लपकी और उनसे लिपटकर इतना रोई कि वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गईं। जबकि बिहान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं। ये बहन उसकी आंखों का तारा हुआ करती थी, लेकिन जितनी बदनामी इन दिनों उसकी हुई थी वो उसे किसी भी कीमत पर भूल नहीं सकता था। मीनल ने अपने पापा को देखते हुए कांपती आवाज में कहा, पापा, मुझे उस समीर ने बर्बाद कर दिया। उसने मुझे कहीं का न छोड़ा। मैं बेगुनाह हूँ पापा। मैंने सिर्फ अपने दोस्त की मदद की थी, लेकिन उस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो हिचकियां लेकर रो रही थी। बिहान ने सोचे बिना उसका बाजू पकड़ा और उसे दरवाजे की ओर धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। बिहान उसकी ओर देखते हुए गुस्से से गरजा, क्यों अपना मुंह काला करवाकर हमारी दहलीज पर आई हो? हमें बदनाम तो कर दिया, अब जो रही सही इज्जत बची है वो भी नीलाम करना चाहती हो? मीनल तड़प कर अपने भाई को देखने लगी। जो भाई हमेशा उसके लिए एक साये की तरह रहा था, वही आज उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था। वो बिहान के आगे हाथ जोड़कर रो पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया भैया, ये सब समीर ने किया है। मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहती, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। 2 दिन से भूखी प्यासी थी। वो अब और सहन नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले उसने आखिरी चेहरा देखा, वो उसकी भाभी का चेहरा था, जो बेचैनी से उस पर झुकी हुई उसे आवाजें लगा रही थी। अगली सुबह जब उसने आंखें खोली तो कमरा बिल्कुल शांत था। उसका सिर भारी था। इधर उधर देखा, उसके हाथ में ड्रिप लगी थी। शायद कल रात उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो धीरे से उठी, लेकिन उसे जोर से चक्कर आ गया। उसने खुद को संभाला, ड्रिप निकालकर चप्पल पहनी और बाहर आ गई। बरामदे में ही उसकी माँ बैठी सब्जी काट रही थी। मीनल उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मीनल ने झिझकते हुए अपनी माँ को देखा। उसकी माँ ने उसे देखते हुए कहा, जाओ आराम करो, बिहान अभी घर पर है, कमरे से बाहर मत आना। मीनल तड़प कर बोली, मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। क्या मैं अपने ही घर में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकती? उन्होंने सिर को ना में हिलाया और अपनी बेटी के हाथों को थाम लिया। मेरी जान, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तूने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी मीनल कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। वे उसकी सच्चाई की गवाही पूरी दुनिया के सामने देने को तैयार थीं, लेकिन नहीं चाहती थी भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, घर में लड़ाई झगड़ा हो और उनकी बेटी दर दर भटकती फिरे। तेरा भाई अभी गैरत के नाम पर पागल हो चुका है, इसलिए बेहतर होगा तो खुद को संभाल ले, खुद को छुपा ले, यही तेरे हक में बेहतर है। मुझे यकीन है जैसे ही बिहान का गुस्सा उतरेगा वो भी तुझे अपने सीने से लगा लेगा, तेरे आंसू पोंछेगा। नीलम ने माँ की ओर आंसू भरी निगाहों से देखा और फिर सिर हिलाकर चुपचाप अपने कमरे में चली आई। वो सच में अपने भाई का सामना नहीं करना चाहती थी। वो किसी भी कीमत पर बिहान के सामने खड़ी नहीं होना चाहती थी। वो अभी कमरे में पहुंची थी, अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजे की ओर देखा तो उसके पापा खड़े थे, हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए हुए। अपने पापा को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वे धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए और बिस्तर पर ही बैठ गए। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वो बहुत ही प्यार से बोले, मैं जानता हूँ मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं गलत किया, वो बेगुनाह है और उसकी सच्चाई की गवाही मैं खुद दूंगा। मेरी बेटी कितनी पाक साफ और नेक दिल है, इस बात से मैं अच्छी तरह जानकार हूँ। अगर कोई मुझे जलते तवे पर बिठाकर भी कहे कि मेरी बेटी गलत है तो भी मैं कभी यकीन नहीं करूँगा। उनकी बातें सुनकर मीनल को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर ठंडी फुहार पड़ी हो। उसने आंसू भरी आंखों से अपने पापा को देखा और झट से उनके सीने से लग गई। वे उसके सिर पर हल्की सी थपकी देते हुए बोले, बेटियां इस तरह नहीं रोती। अगर मेरी बेटी रोएगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से बहुत टूट चुकी हो। ये दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ रहने वाले बहुत बेरहम। हर इंसान खुद को इस धरती पर भगवान समझने लगा है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। भगवान है ना, वो सब कुछ देखते हैं और सबको उसके कर्मों की सजा भी देते हैं। वे इतनी मोहब्बत से उसे समझा रहे थे कि नीलम अपना सारा दर्द भूलकर बस अपने पापा को देख रही थी। वो अपने हाथों से उसे नाश्ता कराने लगे। मीनल भी हल्की मुस्कान के साथ अपने पापा के हाथों से नाश्ता करती जा रही थी। खन्ना साहब के 2 बच्चे थे, बिहान और मीनल। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को ज़्यादा अहमियत दी थी, उसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखा था। उनका कहना था कि बिहान लड़का है, वो दुनिया की हर सख्ती सह सकता है, लेकिन मेरी बेटी, मेरी गुड़िया कभी इन तकलीफ़ों को नहीं झेल सकती। वो तो मोम की गुड़िया है जो सिर्फ मेरे प्यार और सुरक्षा के साए में सुरक्षित रह सकती है। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की हर गलती को माफ़ कर दिया था।
हर तकलीफ को भुला दिया था और उसे गले से लगा लिया। लेकिन वे जानते थे बिहान इतनी आसानी से मीनल को माफ़ नहीं करेगा। वो उसे सजा देगा और उन्हें ये समझाना था कि तुम गलत कर रहे हो। जब तुमने अपनी बहन को हमेशा हथेली का छाला बनाकर रखा है तो अब उसके बुरे वक्त में भी उसके साथ खड़े रहो। अगर परिवार के अपने ही लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं तो कोई भी बच्चा कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो अपनी बेटी की पहचान किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। वे मीनल को टूटता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने खुद से वादा किया था कि किसी भी हाल में अपनी बेटी को फिर से पूरे आत्मसम्मान के साथ खड़ा करेंगे। कहते हैं ना, जब बाप अपनी बेटी के साथ खड़ा हो जाए, उसका सहारा बन जाए, तो कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। पूरा दिन सामान्य रूप से बीत गया था। मीनल अपने कमरे में ही बंद रही थी। समय पर उसकी माँ उसके लिए खाना ले आई थी। उसने सवेरा का बहुत इंतजार किया था। कहने को सवेरा उसकी भाभी थी, लेकिन सबसे अच्छे दोस्त से कम नहीं थी। इसी वजह से वो बार बार अपनी माँ से सवेरा के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसकी माँ हर बार टालती रही। वो अभी व्यस्त है, फुर्सत मिलते ही तुम्हारे पास आएगी। लेकिन मीनल कोई छोटी बच्ची नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी भाभी उसके कमरे में क्यों नहीं आ रही। यकीनन उसके भाई ने ही उसे रोक के रखा था। अगली सुबह जब वो जागी तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सिर उठाकर देखा। दरवाजे पर सवेरा खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। न जाने क्यों मीनल को लगा जैसे वो कुछ छुपा रही है। सवेरा दरवाजे पर खड़ी रही और धीमे स्वर में बोली, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बाहर बुलाया है, जाकर उनकी बात सुन लो। एक पल के लिए मीनल को लगा कि उसका दिल डगमगा गया है। हथेलियों में पसीना आ गया। वो घबराकर बोली, भाभी भैया ने क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है ना? सवेरा ने हल्का सा सिर हिलाया और उसकी ओर देखकर बस इतना कहा, बेहतर होगा पहले उनकी बात सुन लो, फिर जो भी सोचना चाहो वही सोच लेना। ये कहकर वो रुकी नहीं थी बल्कि कमरे से बाहर चली गई। कुछ पलों के लिए मीनल पूरी तरह जड़ बैठी रही। न जाने बिहान उसे क्या बात करने वाला था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वो उसे घर से निकाल देगा? क्या वो उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाएगा? ये ख्याल आते ही उसकी आंखें भर आईं। जो भाई हमेशा उसे प्यारी बहन, प्यारी गुड़िया, प्यारी लाडो कहकर पुकारता था, आज वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। कुछ देर तक वो कमरे में ही बैठी रही और फिर कुछ सोचकर उठकर खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर बरामदे में ही बिहान सिर झुकाए बैठा था। खन्ना साहब भी मौजूद थे और उसकी माँ भी चारपाई पर बैठी थी। मीनल घबराकर उनके पास आई। उसकी आहट सुनकर बिहान ने सिर उठाया। उसे मीनल बेहद कमजोर और बीमार लगी। एक पल के लिए उसकी आंखों में नरमी झलक उठी, लेकिन उसी क्षण उसकी आंखों में वो जलन लौट आई। उसकी आंखों में वो मंजर घूमने लगे जब पुलिस वैन उनके घर के सामने आकर रुकी थी। बिना किसी इजाज़त के पुलिस उनके घर में घुस आई थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मीनल, मीनल खन्ना। इस तरह अचानक पुलिस के आने पर सब लोग हड़बड़ा गए थे। सवेरा जल्दी से अपनी सास को थामकर अंदर ले गई थी। पुलिस के सामने आकर बिहान भी खड़ा हो गया था और उसने वजह पूछी तो बताया गया कि आपकी बहन ने समीर पर हाथ उठाया है और उसकी लाखों की घड़ी भी चुराई है। उन्होंने आपकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उस पल बिहान को कुछ समझ न आया। उसने पूरी तरह से इस बात से अनजान होने का दावा किया और वैसे भी मीनल सुबह की गई थी और अब तक घर नहीं लौटी थी। सब लोग वैसे ही मीनल को लेकर काफ़ी परेशान थे और अचानक अब पुलिस का आ जाना उन्हें और भी परेशानी में डाल चुका था। बिहान तो मीनल को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था और उसे मीनल का कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। अगर आपने हमें अपनी बहन के बारे में नहीं बताया तो हम आपके घर की तलाशी लेंगे। आप बेशक तलाशी ले लें, लेकिन मीनल घर पर नहीं है। और पुलिस वालों ने घर की तलाशी ली और मीनल को नहीं पाया। मोहल्ले वालों ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। बिहान बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। लेकिन अगले दिन पुलिस दोबारा आई थी और तब उसने थक हार कर अपनी बहन पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि वो किसी के साथ भाग गई है। ये शब्द कहते हुए उसे लगा जैसे उसकी जुबान बंद हो गई है, लेकिन वो बेहद मजबूर था। अगर वो उस समय मीनल पर यह आरोप न लगाता तो पुलिस खन्ना साहब और उसे ज़बरदस्ती खींच कर ले जाती। इसीलिए उसने बेबस होकर ये बात बोली थी। अब वो मीनल को देखता हुआ धीरे से बोला, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो हमारे साथ रिश्ते ठीक करने हैं, तो अपने ऊपर लगे इस इल्ज़ाम को भी हटाओ। समीर ने शर्त रखी है कि तुम भरी यूनिवर्सिटी में उसके सामने माफ़ी मांगोगी और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी बड़े लोगों के मुंह लगूं। मेरा भी परिवार है, मेरी बीवी है और जल्दी ही मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है।
मैं अपने बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही अनाथ नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि कल तुम यूनिवर्सिटी जाओ और समीर से माफ़ी मांगो। तुम्हारे और पूरे परिवार के हक में यही बेहतर होगा। उसने तड़प कर अपने भाई की ओर देखा था। वही भाई जो हमेशा उसे हक के बारे में समझाया करता था, आज वही उसे झुकने पर मजबूर कर रहा था। उसके दिल में आया कि वो अपने भाई को खरी खरी सुना दे, मगर उसने अपनी माँ की ओर देखा जो पीछे बैठी हाथ जोड़ रही थी। उसने अपने पापा को देखा जिनका सिर झुका हुआ था। वो जानती थी कि बिहान ही पूरे घर का खर्चा चलाता है, उसके हाथ में ही घर की सारी जिम्मेदारियां हैं। वो किसी भी कीमत पर अपने भाई का फैसला टाल नहीं सकती थी। उसने कांपती हुई आवाज़ में सिर झुका दिया। ठीक है, मैं कल ही समीर से माफ़ी मांगकर इस मामले को ख़त्म कर दूंगी। ये कहकर वो रुकी नहीं, बल्कि झुके हुए कंधों के साथ अपने कमरे में चली आई। आज उसे अपनी ज़िंदगी के भी हसीन पल याद आए जो उसने अपने भाई के साथ बिताए थे। आज वही भाई उसके खिलाफ था और ये बात उसका दिल तोड़ रही थी। उसे समीर से गहरी नफरत महसूस हो रही थी। पूरा दिन वो इसी उधेड़ बुन में रही कि कल उसे कितनी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। वो खुद को हर हालात के लिए तैयार करती रही। वो जानती थी कि उसके लिए कल का दिन आसान नहीं होगा। कई लोगों को इस हरकत के बाद जवाब देना होगा, मगर वो बेबस थी। वो एक गरीब लड़की थी, एक मासूम सी लड़की जिसके लिए इज्जत और सम्मान ही सब कुछ था। उसने गहरी सांस भरकर खुद को हालात के हवाले कर दिया और खुद को हर हालात के लिए तैयार करने लगी। यूनिवर्सिटी जाने के लिए उसने खुद को तैयार किया। एक सादा सा ड्रेस निकालकर वो वॉशरूम चली गई। दिल में आया कि खुद की जान ले ले ताकि सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाए। कोई कुछ बोल ही न पाए, मगर इतनी हिम्मत मीनल में नहीं थी। उसने अपना चेहरा धोया, खुद को संभाला और जब बाहर आई तो सामने ही उसके पापा बैठे थे। उसने गहरी सांस ली, चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाई और आगे बढ़कर अपने पापा के सीने से लग गई, जबकि मीनल के पापा तड़प कर बोले, मुझे माफ़ कर दो मीनल, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैंने बिहान से बात करने की कोशिश की थी, मगर वो राजी नहीं है। उसका यही कहना है कि अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगी तो वो आदमी तुम्हारे साथ साथ हम सबकी ज़िंदगियों को और भी मुश्किल बना देगा। उसने हल्के से सिर हिलाया और अपने पापा के चेहरे को हाथों में थामते हुए बोली, आप बेफिक्र रहें पापा, सब ठीक हो जाएगा। आपको अपनी तबीयत ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, और एक सॉरी बोल देने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि कहते हैं माफ़ी मांग लेने से तमाम मसले हल हो जाते हैं। तो एक सॉरी बोल दूंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मेरी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। उन्होंने सिर हिलाया। वे जानते थे उनकी बेटी बहुत बहादुर है, मगर न जाने क्यों उन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने जल्दी से खुद को तैयार किया और अपना बैग उठाकर यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गई। जब वो घर से बाहर निकली तो न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सी निगाहें उसका पीछा कर रही हैं, मगर उसने सबको नज़रअंदाज किया और यूनिवर्सिटी जाने के लिए रिक्शा रोक लिया। एक लंबी दूरी तय करने के बाद रिक्शा एक झटके से यूनिवर्सिटी के सामने रुका। उसने पैसे दिए और एक नज़र यूनिवर्सिटी पर डाली। यही वो जगह थी जहाँ से उसकी तबाही की शुरुआत हुई थी, और अब आगे भी उसे सिर्फ बर्बादी ही देखनी थी। उसने एक गहरी सांस ली, चेहरे पर एक झूठ मूठ की मुस्कान सजाई और यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई। उसका रुख उस तरफ था जहां अक्सर समीर और उसके दोस्त मौजूद होते थे। उसके कदम बहुत भारी लग रहे थे, मगर वो जानती थी उसके लिए करना बेहद ज़रूरी है। आंखों में आंसू आ रहे थे। समीर के थप्पड़ के निशान अब भी उसके चेहरे पर साफ थे, जिन्हें उसने मेकअप से छिपाने की बहुत कोशिश की थी, मगर नाकाम रही थी। वो कैंटीन की दूसरी तरफ पहुंची तो सामने ही उसे समीर बैठा नजर आ गया। ये उसका आखिरी सेमेस्टर था और इसी आखिरी सेमेस्टर में उस लड़के ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने एक गहरी सांस ली, आंखों की नमी को रगड़कर साफ किया और कदम आगे बढ़ा दिए। समीर जो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, उसे देखकर चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। हाथ फैलाकर उसने कुर्सी की बैग पर रख लिए। वो धीमे कदमों से उसके पास जा पहुंची। जैसे ही वो समीर के पास पहुंची थी, न जाने क्यों सभी दोस्त उससे दूर हो गए थे। मीनल को नहीं पता था ये समीर का कोई नया खेल था या कुछ और। उसने इधर उधर नज़र घुमाई तो देखा कई लोग उसे देख रहे थे, क्योंकि जब उसने समीर के चेहरे पर थप्पड़ मारा था तब कई लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देखा था, और अब जब वही लड़की खुद समीर के सामने थी तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। उसने भगवान का नाम लिया और बिना सोचे समझे समीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। समीर के चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके होंठ हिले, मगर आवाज़ नहीं निकली। उस वक्त मीनल को लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके सामने धुंधली हो चुकी है।
बस एक वही शख्स साफ नजर आ रहा था जो उसके सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। आंखों में आंसू आ गए थे। उसका बोलने का अंदाज कांप उठा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कुछ शब्द जोड़े और समीर की ओर देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, नाजायज आप पर हाथ उठाया। जब वो मामला मेरा था ही नहीं तो मुझे आप पर हाथ भी नहीं उठाना चाहिए था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप चाहे किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करें, जबरदस्ती करें, मुझे किसी और के मामलों में बोलना ही नहीं चाहिए था। इसीलिए मैं सबके सामने आपसे माफ़ी मांगती हूँ। समीर शाह, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो गलती नादानी में हुई थी और अब मैं अपने ऊपर किसी भी तरह का बोझ नहीं रखना चाहती। इसीलिए आपसे माफ़ी मांगकर इस मामले को ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप से ज़्यादा अपने परिवार का सुकून प्यारा है। उसकी बात सुनकर समीर के होठों पर एक तंजिया मुस्कान आई थी। आंखों में गुरूर का नशा चमकने लगा था, जैसे उसे जताना चाहता हो कि सब कुछ उसकी मुट्ठी में है, वो जो चाहे कर सकता है। और ये बात सच भी तो थी। पैसे वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता और गरीब लोग ही हमेशा उनके जुल्म का शिकार बनते आए हैं। उसने मीनल की ओर देखा और हंसते हुए कहा, जाओ, माफ़ किया, मगर आगे से अगर तुमने कभी किसी के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत की तो याद रखना, किसी भी कीमत पर तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें ऐसी सज़ा मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं होगी। मीनल ने हल्के से सिर हिलाया। 2 आंसू पलकों से टूटकर उसके गालों पर लुढ़क आए। उसने गहरी सांस भरी थी और खुद को संभालते हुए अपनी जगह से उठी और फिर भागते हुए क्लासरूम की ओर दौड़ पड़ी। पीछे से समीर ने उसकी जाती हुई पीठ पर एक गहरी नज़र डाली थी। अनजाने ही समीर का दिल बेचैन हुआ था। सामने टेबल पर पड़ी पानी की बोतल को होठों से लगा गया और एक ही सांस में आधी बोतल ख़त्म कर गया। न जाने क्यों आज इस लड़की का यूं हाथ जोड़कर बेबसी से रोते हुए माफ़ी मांगना उसे अच्छा नहीं लगा था। उसकी कांपती आवाज़, उसकी आंखों में छलकते आंसू, न जाने क्यों समीर शाह को ये सब अजीब सी बेचैनी में डाल रहे थे। उसके दोस्त समीर शाह की जीत पर हंस रहे थे, मगर वो पूरी तरह खामोश था। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता छाई हुई थी। उसकी आंखें वहीं ठहर गईं जहां कुछ देर पहले मीनल बेबसी से रोते हुए हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी। जबकि मीनल भागते हुए क्लास में पहुंची थी, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो तड़प कर रोते हुए बोली, भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा समीर शाह, तुम दर दर भटकोगे लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुमने मेरी इज्जत नीलाम की है, भगवान तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। उसकी आवाज़ इतनी तकलीफ से भरी थी, शायद इस बार ज़मीन भी कांप उठी थी। वो डेस्क पर सिर रखकर जारो कतार रोने लगी। तभी अचानक उसने अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस किया। उसने सिर उठाया तो सामने उसकी दोस्त खड़ी थी, जिसके लिए उसने समीर शाह के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। अभी वो कुछ कहती उससे पहले ही उसकी दोस्त ने उसकी कलाई थामी और उसे क्लासरूम से बाहर खींच लाई। मीनल, मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ किया मेरी दोस्ती की खातिर किया, लेकिन इस तरह रो रोकर अब खुद को कमज़ोर साबित मत करो। क्यों रो रोकर खुद का तमाशा लगाना चाहती हो? और तुम्हें समीर से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। वो एक नंबर का याश बदतमीज़ इंसान है, उसने गलत किया था, फिर भी तुमने माफ़ी मांगी। तुम नहीं समझोगी साधना, ये माफ़ी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए मांगी है। आंखों में आंसू पोंछते हुए उसने साधना का हाथ झटका और अपने घर वापस चली आई, क्योंकि अब उसका मन यूनिवर्सिटी में नहीं लग रहा था। वहीं समीर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसके दोस्त उससे बातचीत में व्यस्त करना चाहते थे, मगर वो किसी की ओर देख भी नहीं रहा था। उसका ध्यान तो सिर्फ वहीं था जहां कुछ देर पहले मीनल खड़ी थी। अभी उसका कोई दोस्त कुछ कहता उससे पहले ही वो अपनी जगह से उठा और खामोशी से कैंटीन से बाहर चला आया। देखते ही देखते वो यूनिवर्सिटी से भी बाहर निकल गया। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। इस घटना को पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। आज 1 हफ्ते के बाद वो यूनिवर्सिटी आया था। उसका इरादा सिर्फ अपनी क्लास लेने का था, मगर उसके कदम अनजाने में ही मीनल के डिपार्टमेंट की ओर बढ़ चुके थे। न जाने क्यों इस पूरे हफ्ते में वो लड़की उसके दिमाग पर हावी रही थी। हर पल वो उसे याद आती रही। आखिरी बार उसे रोता हुआ चेहरा, उसकी आंखों में बहते आंसू, ये सब समीर की समझ से बाहर था कि वो लगातार मीनल के बारे में ही क्यों सोच रहा था। वो उसकी क्लास में भी गया, मगर वहाँ मीनल नहीं थी। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वो कहीं भी न दिखी। अगर वो क्लास में नहीं थी तो शायद वो लाइब्रेरी में होगी। यही सोचकर समीर के कदम लाइब्रेरी की ओर बढ़ चले, मगर वहाँ पहुँचकर भी वो उसे कहीं नजर न आई। न जाने क्यों समीर के माथे पर बल पड़ चुके थे। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसका इरादा कैंटीन चेक करने का था। इसी तरह करते करते उसने पूरी यूनिवर्सिटी छान मारी, मगर वो कहीं भी नहीं थी।
कुछ सोचकर उसने अपने कदम एक बार फिर मीनल के डिपार्टमेंट की ओर बढ़ाए। अब वो सीआर से पूछना चाहता था कि वो लड़की आई भी है या नहीं। जब उसने सीआर से कंफर्म किया तो पता चला कि वो तो पूरे 1 हफ्ते से यूनिवर्सिटी आई ही नहीं है। और ये बात न जाने क्यों समीर शाह को बहुत चुभी थी। वो उसकी क्लास से सीधा कैंटीन में आ गया। उसके दोस्त उससे बातें कर रहे थे, 1 हफ्ते तक गायब रहने की वजह पूछ रहे थे, मगर वो किसी को जवाब नहीं दे रहा था, बस बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। आज उसका इरादा मीनल से मिलने का था, लेकिन जब वो लड़की उसे अपनी आंखों के सामने नहीं दिखी तो न जाने क्यों उसे बेचैनी होने लगी थी। कहने को उस लड़की की वजह से उसकी कितनी बदनामी हुई थी, उसने कितने लोगों के चेहरों पर हंसी देखी थी, मगर उस दिन जब वो उससे माफ़ी मांग रही थी, शायद वही एक पल था, वही एक लम्हा था जब समीर शाह का दिल उस लड़की के लिए बदल चुका था। उसकी आंखों का नज़रिया बदल गया था। मीनल की आंखों से गिरते आंसू न जाने क्यों से अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। यही वजह थी कि वो पूरा 1 हफ्ता तक खुद से भागता रहा, और फिर जब दिल की हालत समझ में नहीं आई तो वो यूनिवर्सिटी चला आया था। मगर यहाँ आकर जब उसे पता चला मीनल पूरे 1 हफ्ते से यूनिवर्सिटी नहीं आई, तो ये बात उसे अंदर तक तकलीफ पहुँचा रही थी। उसने कुछ सोचकर अपने कदम मीनल के घर की ओर बढ़ाए। वो अपनी मर्सिडीज में बैठकर उसके गरीब इलाके में दाखिल हो चुका था। कई लोगों ने उसकी गाड़ी को हैरानी से देखा, मगर उसने सबको नज़रअंदाज कर दिया और सीधे मीनल के दरवाजे तक पहुंच गया। मगर जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे पर लगे ताले पर गई, वो एक पल के लिए चौंक गया था। ये लड़की कहाँ चली गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गाड़ी को रिवर्स किया और अपने घर की ओर लौट आया। दिल अजीब सी बेचैनी में था, आंखों में न जाने क्यों धुंध सी छा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी गाड़ी पोर्च में रोकी और मेंशन में दाखिल हुआ। उसका इरादा अब अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर तक आराम करने का था। अचानक उसे अपने पीछे से अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो सामने ही मिसेस शाह खड़ी थी। उसे हैरानी से देखते हुए उन्होंने सवाल किया, क्या हुआ समीर, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए? समीर एक पल के लिए उन्हें देखता रहा, फिर नज़रअंदाज करता हुआ खामोशी से अपने कमरे में चला आया। उसका किसी से भी बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, मगर मीनल का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। ये लड़की अचानक कहाँ चली गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने मीनल के सभी रिश्तेदारों के घर के पते निकलवा लिए थे, मगर वहाँ भी उसका कोई अता पता नहीं था। वो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल तक पहुँच गया था, उनके जरिए उसने उसे कॉल भी करवाई थी, मगर मीनल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने किसी की भी कोई कॉल रिसीव नहीं की थी, और ये बात अब समीर शाह को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे ज़मीन निगल गई थी, आसमान खा गया था। आखिर वो लड़की चली कहाँ गई? आज इस घटना को पूरा 1 महीना बीत चुका था। वो अपने कमरे में बिल्कुल गुमसुम बैठा हुआ था। उस एक घटना ने उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। उसकी माँ, उसके पापा, उसके लिए सब परेशान थे कि समीर शाह अपनी सारी एक्टिविटीज़ छोड़कर अचानक कहाँ गायब रहता है। उसने पढ़ाई से भी हाथ खींच लिए थे। ना वो जिम जा रहा था, ना ही ठीक से खाना पीना खा रहा था। बस दीवानों की तरह मीनल को ही तलाश कर रहा था। उसके लिए मीनल दिल की धड़कनों की तरह हो गई थी। अगर वो ना मिली तो वो मर जाता। वो खुद को समझा भी नहीं पा रहा था कि उसे क्या हो रहा है। वो बस चाहता था कि किसी तरह उस लड़की को ढूंढ ले और उसे परेशान करे, मगर क्यों, ये बात उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने ही उसके पापा खड़े थे। पैंट कोट में नवीन शाह बेहद खूबसूरत लग रहे थे। वो धीरे धीरे चलते हुए उसके कमरे में आ गए, जबकि समीर बिना शर्ट के सैंडों में सिर झुकाए अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। उन्हें इस वक्त वो बहुत कमज़ोर लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से बीमार हो। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या हुआ मेरे बेटे को? किस चीज़ का रोग लग गया है जो वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, दुनिया को देख ही नहीं रहा? तुम्हारी मम्मी बता रही थी तुमने यूनिवर्सिटी और जिम जाना भी छोड़ दिया है। ये क्या मजाक है समीर? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गया और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि मेरा बेटा इतना कमज़ोर हो चुका है। समीर कुछ पलों तक चुप रहा। वो नवीन शाह के बहुत करीब था। अपने दिल की हर बात, हर परेशानी, हर मसला वो सिर्फ अपने पापा से ही शेयर करता था। उसके लिए वो सिर्फ उसके पापा नहीं, बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त भी थे। उसने नज़रें घुमाकर नवीन शाह को देखा और धीमी आवाज़ में बोला, मुझे वो चाहिए पापा, किसी भी कीमत पर चाहिए। मेरी आंखों के सामने चाहिए, इस कमरे में चाहिए। मुझे उसके आंसू पोंछने हैं। उसे बताना है वो गलत नहीं है। उसे समझाना है कि मैं उसे चाहता हूँ और वो सिर्फ मेरे सामने रहे
और मैं उसे परेशान करूं, खूब परेशान करूं, इतना परेशान करूं कि वो गुस्से में आकर मेरे मुंह पर दोबारा से थप्पड़ मारे। मैं यही डिजर्व करता हूं पापा। वो लड़की मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। उसकी आंखें नम हो गईं, लहजा रुंध गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी फूट फूट कर रो पड़ेगा। नबीन शाह ने उसे हैरानी से देखा। अभी वो कुछ कहते इससे पहले ही समीर बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। नबीन शाह उसके उभरे हुए मसल्स देख रहे थे, जो अब कमजोर और ढीले पड़ चुके थे। वो सच में बहुत उदास लग रहा था। वो किस लड़की की बात कर रहा था उन्हें समझ नहीं आ रहा था। कुछ सोचकर वो अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके लिए उनका बेटा बहुत जरूरी था और वो उसे इस हाल में नहीं देख सकते थे। उनके जाते ही समीर ने अपनी आंखें खोल लीं और खुद से बुदबुदाया, मैं तुम्हें सबसे चुरा लूंगा, अपने दिल के कोने में बसा लूंगा मीनल। तुम जहाँ भी हो, तुम्हें दुनिया से छीन कर अपना बनाऊंगा। इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। एक और महीना बीत गया, मगर मीनल का कोई अता पता नहीं था। बाकी उसे जमीन निगल चुकी थी, आसमान खा चुका था। उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। समीर उसके लिए इतना पागल हो गया था कि उसने मीनल के घर का ताला भी तोड़ दिया था। अंदर कोई भी सामान मौजूद नहीं था सिवाय कुछ फर्नीचर के अलावा। उसने मोहल्ले वालों से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस दिन उसकी बहन यूनिवर्सिटी गई थी, उसके अगले ही दिन ये लोग घर छोड़कर चले गए थे। वे कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं था। समीर दरवाजे पर ही बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मजनू हो। नबीन शाह तक ये सारी खबरें पहुंचाई जा रही थीं और कहते हैं ना, जब बेटा शेर हो तो बाप सवा शेर होता है। आज एक मामूली सा ही दिन था। समीर हमेशा की तरह मीनल के दरवाजे पर बैठा रहा और फिर अपने घर लौट आया। मगर जैसे ही वो मेंशन में दाखिल हुआ, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ड्राइंग रूम से किसी की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। न जाने क्यों ये आवाज़ उसे जानी पहचानी लगी। भला वो इस आवाज़ को कैसे न पहचानता। वो अचानक एक अजीब सी बेचैनी में घिर गया। उसके कदम ड्राइंग रूम की ओर बढ़ने लगे और फिर जैसे ही उसने सामने बैठे चेहरे को देखा, समीर को लगा उसके कदमों में जंजीरें पड़ गई हों। उसकी सांसें जैसे हलक में अटक गईं। उसकी आंखों की पुतलियां एक ही जगह ठहर गईं, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मीनल खन्ना बैठी थी, नीले रंग के ड्रेस में सिर झुकाए। वो नबीन शाह से धीमी आवाज़ में बात कर रही थी। दूसरे सोफे पर बिहान खन्ना साहब बैठे हुए थे। उनके ठीक सामने वाले सोफे पर सबेरा और मीनल की मम्मी बैठी हुई थी। समीर पूरी तरह से सुन पड़ चुका था। जब उसकी आहट पर सबने सिर उठाकर देखा, वो धीरे धीरे चलता हुआ मीनल के सामने आकर खड़ा हो गया। कितनी ही देर तक वो उसे बिना पलकें झपकाए देखता रहा, जैसे ये कोई सपना है। अगर पलकें झपकाता तो शायद सपना टूट जाता। वो धीरे से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था और फिर बहुत ही नरमी से उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए, जैसे महसूस कर रहा हो कि वाकई मीनल उसके सामने बैठी है। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने कभी कोई गुमान तक न किया होगा। नबीन शाह ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने बेटे को इस हालत में देखेंगे। उन लोगों की हैरत की हद न रही थी। हमेशा का घमंडी, गुस्से का तेज समीर ये हरकत भी कर सकता है। वो अपनी आंखें झपकाना भूल गए थे जब अपने बेटे को उस लड़की के घुटनों में बैठे रोते देखा। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने दोनों हाथ उठाए और मीनल के सामने जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। देखो क्या हाल कर दिया है तुमने मेरा। कहाँ थी तुम? उसका लहजा भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी फूट फूट कर रो पड़ेगा। मीनल उसे अपने पैरों में बैठकर अचानक खड़ी हो गई। वो कभी भी यहाँ नहीं आती, मगर नबीन शाह खुद उनके घर गए थे। न जाने कैसे उन्होंने मीनल के नए घर का एड्रेस निकलवा लिया था और फिर उन्होंने मीनल के परिवार से मिन्नतें की थीं, बस एक बार हमारे पास आ जाइए, समीर की हालत देख लीजिए, वो तुम्हें याद करके बिल्कुल दीवाना हो गया है। उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब नबीन शाह ने उसके सामने हाथ जोड़े, जब उन्होंने उसके घर वालों से विनती की तो वो लोग मान गए थे। मगर अब मीनल समीर को इस हालत में देखकर दंग रह गई थी। दरअसल वे लोग अगली सुबह ही इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर चले गए थे। वही लड़की साधना जिसके लिए समीर शाह पर उसने भरी महफिल में हाथ उठाया था, उसी परिवार ने मीनल के परिवार को दूसरे शहर बसाया था। खन्ना साहब की एक अच्छी नौकरी लगवाई थी, बिहान को एक कारोबार दिलवाया था। वो जानते थे कि मीनल की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। समीर शाह की वजह से वो बहुत बदनाम हो चुकी थी और अगर वहाँ और रहती तो बदनामी ही उसकी तकदीर बन जाती। लेकिन नबीन शाह के रुतबे और असर की वजह से उन्हें बहुत आसानी से पता चल गया था कि मीनल कहाँ है। शुरू में उन्हें लगा था उनका बेटा बस कुछ ज़्यादा ही भावुक हो रहा है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मगर जब समीर में कोई बदलाव न आया तो उन्होंने ये कदम उठाने का फैसला किया।
मीनल समीर जैसी नहीं थी, वो पत्थर दिल नहीं थी। उसने बद्दुआ जरूर दी थी कि तुम्हें कभी सुकून न मिले, मगर उसका दिल बहुत नाजुक था। अब समीर को इस हालत में देखकर उसकी आंखें भीग गईं। वो सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में बोली, कोई बात नहीं समीर, मैंने तुम्हें माफ़ किया। जो हो गया सो हो गया। भूल जाओ मुझे भी और इस बाकियों को भी। ऐसा करो, ऐसा सोचो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर वो भूल थोड़ी सकता था। उसे तो इश्क हो गया था मीनल से। एक ऐसा इश्क जिसमें अगर महबूब मिल जाए तो सुकून और ना मिले तो मौत। समीर ने बेख्तियार उसके पैर पकड़ लिए। सब हैरान थे कि उसे क्या हो गया है। और फिर वो बिल्कुल बेताब होकर बोला, मुझसे शादी कर लो मीनल। मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ। तुम्हें पूरी दुनिया के सामने अपनाना चाहता हूँ। प्लीज़ इनकार मत करना, बस मेरी हो जाओ। तुम्हें दुनिया का हर आराम, हर खुशी देना चाहता हूँ। तुम्हें सबके सामने पूरे सम्मान से खड़ा करूँगा। सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगूंगा। सबको बताऊंगा कि तुम बेगुनाह हो, तुमने कुछ भी नहीं किया। मीनल पूरी तरह चुप हो गई थी। उसका ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था। मगर फिर जब उसने नज़र उठाकर मिसेस शाह और नवीन शाह को देखा तो वो बिल्कुल चुप हो गई। वे इतने बड़े मिलेनियर होकर उसके सामने हाथ जोड़ रहे थे और उनका बेटा उसके कदमों में बैठा हुआ था। उसने नज़र घुमाकर अपने पापा की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराकर सिर हाँ में हिला दिया और फिर मीनल के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। उसने समीर के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। समीर, एक बात हमेशा याद रखना, हर बुराई का अंत होता है, हर रावण की मौत होती है। मैं तैयार हूँ तुमसे शादी के लिए, लेकिन बस एक शर्त है, अपने अंदर से इस घमंड को ख़त्म कर देना, वरना मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। और फिर समीर खुशी से बेकाबू हो गया था और मीनल को कंधों से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर लिया। कितनी ही देर तक वो उसे देखता रहा और फिर बेख्तियार खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे ये भी होश नहीं था कि अभी मीनल के और खुद उसके घर वाले उसके आसपास मौजूद थे। और जब नवीन शाह ने खांसते हुए सब लोगों की मौजूदगी का एहसास कराया तो वो एकदम शर्मिंदा हो उठा था और जल्दी से मीनल को खुद से दूर कर दिया। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है मीनल, वो खुशी से चहकते हुए बोला था। यही मीनल की जीत थी। बेशक जब किसी को सच्चा इश्क हो जाता है तो वो अपना रुतबा, अपनी हैसियत सब भूल जाता है, क्योंकि इश्क पागलपन और दीवानगी का दूसरा नाम होता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में।